आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर साल जो है लगभग 2 सवाल जो हैं हर बार हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन दोनों प्रकार की एक अभिक्रिया होती है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी? रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें अपचयन भी होता है और उपचयन यानी ऑक्सीकरण भी होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तथा उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है। किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। और जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो भी क्लोरोफिल के कारण होता है तथा हरे रंग के परावर्तन के कारण, हरे रंग का जो प्रकाश है वो पत्तियों से परावर्तित होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जो हैं वो आपस में जल के 12 अणुओं से अभिक्रिया करके ग्लूकोज का एक अणु तथा 6 ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित होती है। इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो है वो शैवाल के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवाल के द्वारा, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन उत्पन्न करने का काम करते हैं वो शैवाल होते हैं। 90% से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण या 90% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो शैवालों के द्वारा उत्पन्न होती है। फोटोसिंथेसिस की बात करें, ये जो सवाल है ना 90% फोटोसिंथेसिस शैवालों के अंदर, ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। पादप कार्यकी के जो पिता है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी का जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण की जो खोज है वो वॉन नील ने की थी। प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो हरित लवक होता है। हरित लवक के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और इसमें वृत्ताकार कुंडलित डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार कुंडलित डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए को प्लास्टोम कहा जाता है। हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को प्लास्टोम कहा जाता है। हरित लवक का जो डीएनए है वो प्लास्टोम कहलाता है। इस क्लोरोफिल के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। इस ग्रेना के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है तथा स्ट्रोमा वाले भाग में अंधकार अभिक्रिया या अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रकाश सक्रिय विकिरण, PAR। प्रकाश सक्रिय विकिरण, फोटो एक्टिव रेडिएशंस का जो रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 या 700 नैनोमीटर तक का प्रकाश जो है वो प्रकाश सक्रिय विकिरण होता है। इसके अंदर बैंगनी, नीला और लाल रंग आते हैं। बैंगनी, नीला और लाल रंग आते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब बैंगनी से लेकर लाल रंग तक पूरा विबग्योर बनता है। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्वांटासोम होती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहा जाता है? क्वांटासोम को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में बात करें तो 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, पर्णहरित, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। पर्णहरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का होता है। ये मुख्य प्रकाश संश्लेषी होता है। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल। और इसमें 7 प्रकार होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, ये सब प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। बैक्टीरियोविरिडीन भी एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है और बैक्टीरियोविरिडीन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल ये भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल के अंतर्गत आते हैं। कैरोटीनॉइड्स ये सहायक वर्णक होते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं, जिसके अंदर आते हैं बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स। बीटा कैरोटीन, अल्फा और बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स आते हैं। बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स आते हैं। और फाइकोबिलिन्स के अंदर बात करें तो इनके अंदर फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन आते हैं। फाइकोइरिथ्रिन जो है वो लाल शैवाल के अंदर पाए जाते हैं तथा फाइकोसाइनिन जो है वो जेंथोफाइसी के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, नीले हरे शैवाल के अंदर फाइकोसाइनिन पाया जाता है। जो पर्णहरित होता है वो उसकी संरचना का जो अध्ययन है वो विल्स और फिशर ने किया था। विल्स और फिशर ने इनकी संरचना का क्या किया था? अध्ययन किया था। दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश वो 350 से लेकर 750 नैनोमीटर तक का प्रकाश होता है। तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है 400 से लेकर 750 नैनोमीटर तक का। उसमें लाल रंग की तरंगदैर्घ्य लगभग 700 से 750 के आसपास होती है तथा उससे अधिक तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है वो अवरक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथा जो बैंगनी रंग का प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्घ्य लगभग 400 से 450 के बीच में होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, उससे कम तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश है वो पराबैंगनी क्षेत्र होता है। यानी जो दृश्य प्रकाश है वो पराबैंगनी क्षेत्र तथा अवरक्त क्षेत्र के बीच में उपस्थित होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर नीले हरे रंग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से रंगों के अंदर होता है? नीले और लाल क्षेत्र के अंदर। नीले और लाल क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है तथा हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर 0 होती है। ये आरपीएससी 2022 के अंदर पूछा गया है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? नीले और लाल क्षेत्र के अंदर। और नीले रंग के अंदर अनंत प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट बात करें बैक्टीरियोविरिडीन जो होता है, बैक्टीरियोविरिडीन वो हरे रंग का वर्णक होता है तथा बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो है वो बैंगनी रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल अणु की जो संरचना है उसका अध्ययन विल्स और फिशर ने किया था। विल्स और फिशर ने किया था। इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो 2 A और B क्लोरोफिल की अगर बात करें, क्लोरोफिल नीले हरे प्रकाश के अंदर नीले और हरे रंग के होते हैं, वर्णक होते हैं। जिसमें क्लोरोफिल जो A है उसका सूत्र होता है C55 H72 O5 N4 और Mg। और इसमें जो क्लोरोफिल बी होता है उसमें भी 55 कार्बन होते हैं, 70 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं और 1 मैग्नीशियम कार्बन होता है। क्लोरोफिल ए और बी में इतना सा फर्क होता है कि क्लोरोफिल ए के अंदर तीसरे नंबर वाले कार्बन पर CH3 समूह होता है, मैथिल समूह होता है, CH3 समूह होता है, मैथिल समूह होता है 3 नंबर वाले कार्बन पर। जबकि जो क्लोरोफिल बी है उसमें तीसरे नंबर वाले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह होता है, CHO समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है तीसरे नंबर वाले कार्बन पर। इस वजह से एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है क्लोरोफिल बी के अंदर तथा 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो क्लोरोफिल ए में 72 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होते हैं क्लोरोफिल ए के अंदर तथा क्लोरोफिल बी के अंदर 70 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। जो क्लोरोफिल ए है वो नीले हरे प्रकाश के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, नीले हरे प्रकाश के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है तथा क्लोरोफिल जो है बी जो है वो पीले हरे रंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सक्रिय होता है। पीले हरे रंग के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, नीला हरा और पीला हरा। सब क्लोरोफिल के अंदर 2 भाग होते हैं, सिर और पूंछ। सिर में पोरफायरिन वलय होती है, सिर के अंदर 4 पोरफायरिन वलय पाई जाती है। इसमें मैथिल समूह जुड़ा हुआ होता है, जबकि फाइटोल जो होती है वो पूंछ होती है, फाइटोल पूंछ के अंदर फाइटोल श्रृंखला पाई जाती है और इसमें अल्कोहल समूह पाया जाता है। सिर के अंदर मैथिल समूह, पूंछ के अंदर अल्कोहल समूह होता है। शीर्ष के अंदर पोरफायरिन वलय होती है तथा पूंछ के अंदर फाइटोल श्रृंखला होती है। उसके बाद में बात करें इनमें जो केंद्रीय आयन होता है वो मैग्नीशियम होता है, केंद्रीय आयन जो है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, केंद्रीय आयन मैग्नीशियम होता है।
फिर इस केंद्रीय आयन मैग्नीशियम के चार नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं इसके अंदर। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की बात करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों प्रकार की रिएक्शन है। यहाँ पे पोरफायरिन जो वलय है यानी शीर्ष है और फाइटोल जो वलय है श्रृंखला है, फाइटोल श्रृंखला यानी पूंछ, शीर्ष और जो पूंछ है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड या एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। कौन से बंध के द्वारा? एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 3 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, तथा जो जल है वो टूटता है और जल के टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस बनती है तथा जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद में एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है। एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है और ये एटीपी और NADPH2 जो है वो CO2 के अपचयन में काम आते हैं और CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण उसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना के अंदर होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के अंदर होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर प्रकाश उपस्थित होता है, स्वांगीकरण शक्ति होती है, एटीपी और NADPH2 का जो निर्माण होता है और ताप गुणांक जो है वो कितना होता है? 1 होता है। ताप गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, स्वांगीकरण शक्ति में एटीपी और NADPH2 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता था, यहाँ पे इनका उपयोग होता है तथा CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है, CO2 से यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ताप गुणांक जो है वो कितना होता है? 0 होता है। ताप गुणांक 0 होता है। नेक्स्ट बात करें प्रकाशिक अभिक्रिया के प्रमुख चरण जो है, हिल रिएक्शन के प्रमुख चरण जो है उसमें सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण होता है जिससे हरित लवक का जो अणु है वो उत्तेजित होता है। फिर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन का निकास होता है। इसमें मैग्नीशियम, क्लोरीन और कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल के अपघटन के दौरान कौन सा जो आयन है वो योगदान देता है? मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयन। यहाँ पे क्या होता है कि जो जल के 2 अणु हैं वो टूटते हैं। एक ऑक्सीजन के अणु के लिए जल के कितने अणु? एक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, O2 प्राप्त करने के लिए जल के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। जल के 2 अणुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 1 अणु के निष्कासन के लिए हमें पानी के 2 अणुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस दौरान 4 H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलते हैं और 4 H+ आयनों की वजह से जो NADPH2 बन रहा था, NADPH2 जो बन रहा था NADPH2 उसके भी 2 अणु बनते हैं क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं? 4 हाइड्रोजन। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 NADPH2 बन जाते हैं। तो टोटल 4 हाइड्रोजन की वजह से तो 2 NADPH2 का क्या होता है? निर्माण होता है और एक CO2 अणु के अपचयन के लिए 2 NADPH2 अणु की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की आवश्यकता होती है तो हमें 12 NADPH2 अणुओं की क्या होती है? आवश्यकता होती है इसके लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु के अपचयन के लिए 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के अपचयन के लिए 12 NADPH2 अणुओं की आवश्यकता होती है। जो NADPH2 जो है वो कहाँ पे उत्पन्न होता है? pH फर्स्ट के अंदर उत्पन्न होता है। NADPH2 pH फर्स्ट के अंदर उत्पन्न होता है। फिर प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण एटीपी का निर्माण होता है। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण में एटीपी का निर्माण होता है। फिर लाल पतन या इमर्सन इफेक्ट। लाल पतन में क्या होता है कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, लाल प्रकाश उसके ऊपर डाला जाता है पौधों के ऊपर तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। इसे रेड ड्रॉप या लाल पतन कहा जाता है। तथा 600 नैनोमीटर से उच्च, 600 नैनोमीटर से निम्न दोनों प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ जाती है। दोनों के योग से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसे बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इमर्सन इफेक्ट कहा जाता है। बात करते हैं प्रकाशिक तंत्र। प्रकाशिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, pH फर्स्ट और pH सेकंड। तो pH फर्स्ट के बारे में बात करें, pH फर्स्ट और pH सेकंड। तो pH फर्स्ट के बारे में बात करें तो pH फर्स्ट के अंदर जो अभिक्रिया का जो केंद्र अणु होता है वो P700 तरंगदैर्घ्य वाला अणु होता है, P700 और ये ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों के अंदर, थैलेकॉइड के अंदर होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा के दोनों के थैलेकॉइड के अंदर ये होता है pH फर्स्ट। चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में ये भाग लेता है। दोनों के अंदर ये क्या होता है? उपस्थित होता है। चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में पीएच फर्स्ट उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है कि पी अभिक्रिया अणु का जो केंद्र होता है वो P700 होता है। कौन होता है? P700 होता है और यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन का निर्माण होता है। आयरन सल्फर प्रोटीन का निर्माण होता है और फिर फेरेडॉक्सिन बनता है जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, फेरेडॉक्सिन बनता है और फिर यहाँ पे NADPH2 का निर्माण होता है और ये NADPH2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है। फिर बात करें pH सेकंड की बात करें, pH सेकंड इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ये ग्रेना के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ग्रेना के अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के निर्माण में मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयन क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। अभिक्रिया केंद्र यहाँ पर जो होता है वो P680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का जो विक्रिया अणु है वो इसके अंदर भाग लेता है। इसमें साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोक्विनोन और कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर भाग लेते हैं। ये अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर होता है, केवल और केवल अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर pH सेकंड होता है। जबकि चक्रीय के अंदर pH फर्स्ट भी होता है, pH सेकंड दोनों होते हैं। अचक्रीय के अंदर केवल और केवल क्या होता है? pH सेकंड होता है। अचक्रीय के अंदर केवल और केवल क्या होता है? pH मतलब अचक्रीय के अंदर क्या होता है? pH सेकंड होता है। फोटो फास्फोरिलेशन की बात करें, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करें तो हरित लवक के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके एडीपी से क्या बनाई जाती है? एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। एडीपी से क्या बनता है? एटीपी का निर्माण होता है। इसकी खोज ऑर्डनर ने की थी। एडीपी से क्या बनता है? एटीपी बनता है। 2 प्रकार का होता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण के अंदर केवल और केवल कौन? पीएच फर्स्ट भाग लेता है। पीएच फर्स्ट भाग लेते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर। जो पीएच फर्स्ट है उसमें अभिक्रिया अणु जो है अभिक्रिया के अंदर जो होता है वो P700 होता है। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करता है? FeS आयरन सल्फर प्रोटीन जो है, आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो उसको ग्रहण करता है और वो फेरेडॉक्सिन को दे देता है, उन इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन को दे देता है। फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एटीपी का निर्माण यहाँ पे होता है, प्लास्टोक्विनोन। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बीच में एटीपी का निर्माण होता है। प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के बीच में यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में या फिर साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोक्विनोन के बीच में एटीपी का निर्माण होता है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण को जेड स्किन के नाम से जाना जाता है। इसमें पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों भाग लेते हैं। पीएच फर्स्ट और पीएच सेकंड दोनों क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण जेड स्किन के नाम से जाना जाता है। इसमें NADP से क्या बनता है? NADPH2 का निर्माण होता है। NADP से NADPH2 का निर्माण होता है।
इस जेड स्कीम के अंदर क्या होता है, इस जेड स्कीम के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों ही भाग लेते हैं। पीएस फर्स्ट के अंदर बात करें, पीएस फर्स्ट के अंदर तो पहले पीएस सेकंड जो है, पीएस सेकंड में बिग्रेड 680 नैनोमीटर होते हैं। यहाँ ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो फियोफाइटिन के अंदर जाते हैं। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F के बीच में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्विनोन के बीच में जाते हैं, सॉरी प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो दोनों के बीच में एक योजक कड़ी की तरह कार्य करता है। प्लास्टोसाइनिन जो है वो दोनों प्रकाश तंत्रों के बीच में क्या होता है, योजक कड़ी का कार्य करता है प्लास्टोसाइनिन। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बिग्रेड 700 के पास चले जाते हैं। फिर यहाँ से ये आयरन सल्फर जो प्रोटीन है उसके पास, फिर यहाँ से अंतिम इलेक्ट्रॉन राइज होता है वो NADP होता है। NADP जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और NADPH2 का निर्माण करता है। NADP यहाँ पे NADP अंतिम इलेक्ट्रॉन राइज होता है। जेड स्कीम के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन राइज होता है NADP और वो दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना देता है NADPH2, दोनों प्रोटॉनों को ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण करता है। तो चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर बात करें, चक्रीय के अंदर केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है, अचक्रीय के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं। जल का अपघटन नहीं होता। पीएस जेड स्कीम के अंदर क्या होता है, अचक्रीय के अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है चक्रीय के अंदर, जबकि अचक्रीय के अंदर क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है, इसमें NADPH2 का संश्लेषण होता है चक्रीय के अंदर, इसमें ATP का निर्माण होता है चक्रीय के अंदर, जबकि इसमें ATP का संश्लेषण होता है। इसमें ATP का निर्माण होता है, इसमें ATP का संश्लेषण होता है। सांगीकरण शक्ति जो है वो ATP के अंदर होती है और अपचयक शक्ति जो है वो NADPH2 के अंदर होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें कार्बन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर होता है, कार्बन का स्थिरीकरण होता है, प्रकाश अवशेष नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ATP और NADPH2 का जो उपयोग है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में होता है। ATP और NADPH2 का उपयोग ये अभी सेकेंडरी 2025 के अंदर पूछा गया था कि CO2 के अपचयन में NADPH2 का उपयोग होता है, वहाँ पे लिखा होता है NADPH का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे NADPH2 का उपयोग होता है, तो वो कथन गलत था, सही कथन का वहाँ पे चुनाव करना था। फिर बात करते हैं CO2 के स्थिरीकरण के प्रमुख पद जो है, CO2 का स्थिरीकरण जो है सबसे पहले केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं। केल्विन साइकिल इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन ने इसकी खोज की थी क्लोरेला नामक शैवाल के अंदर। इसमें कार्बन 14 आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है वो 3PGA होता है, 3PGA 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड, 3 कार्बन वाला जो फास्फोगिल्सरिक एसिड है वो केल्विन चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। तथा जो प्रथम इलेक्ट्रॉन जो CO2 ग्राही होता है वो राइबोज होता है, राइबोज 1,5 बाइबिसफॉस्फेट या RUBP होता है। रूबीज को एक एंजाइम होता है, RUBP रूबीज को एक एंजाइम होता है जो इसमें हेल्प करता है। इसमें 3 चरण होते हैं मुख्यतः, कार्बोक्सिलेशन होता है, और फिर अपचयन होता है और फिर पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन होता है। तो कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन के बाद में अपचयन होता है और रीजनरेशन होता है, पुनर्निर्माण होता है। इस कार्बोक्सिलेशन चरण के बाद में फास्फोरिलीकरण और अपचयन यहाँ पे ATP का उपयोग होता है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन केवल एक बार होता है, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, केवल एक बार होता है। इसमें क्या होता है, रिबेलोज 1,5 फास्फेट जो होता है वो 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड में बदल जाता है। रिबेलोज 5 जो RUBP जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं वो बना देता है, 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पे 3PGA जो बनता है, 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड जो बनता है वो 1,3 डाई फास्फोगिल्सरिक एसिड जो है काइनेज एंजाइम की सहायता से वहाँ पे ATP का यूज होता है और ये RUBP के मतलब 3 फास्फोगिल्सराइड के अंदर बदल जाता है। फास्फोगिल्सरिक एसिड का अपचयन होता है और अपचयन से ये एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे प्रक्रम के अंदर फिर RUBP यहाँ लास्ट में उसकी रीजनरेशन इसका पुनर्प्राप्ति होती है और यहाँ पे 6 ATP अणुओं का उपयोग होता है, यहाँ पे 12 ATP अणुओं का उपयोग होता है और कुल मिला के इस तरह से इस पूरे प्रोसेस के अंदर 18 ATP का उपयोग होता है और 12 NADH2 का उपयोग होता है। 18 ATP और 12 NADH2 का उपयोग होता है यहाँ पे इस पूरे प्रक्रम के अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर 18 ATP और 12 NADPH2 का उपयोग होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद 3 फास्फोगिल्सरिक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, प्रथम CO2 ग्राही होते हैं वो RUBP होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। C3 साइकिल वाले जो प्लांट्स हैं उसमें जौ है, गेहूं है, चुकंदर है, जौ, गेहूं और चुकंदर के अंदर क्या पाया जाता है, C3 साइकिल होता है। तो केल्विन साइकिल के दौरान क्या होता है, एक समय में एक ही कार्बन का अपचयन हो पाता है, तो इसलिए ग्लूकोज के निर्माण के लिए चक्र जो है वो 6 बार चलता है। कितनी बार चलता है, 6 बार चलता है। अब C4 चक्र के बारे में बात करते हैं। C4 साइकिल जिसे हेस्टलेक साइकिल भी कहा जाता है, हेस्टलेक साइकिल मक्का के पादप के अंदर इसकी खोज जो है वो कॉर्चॉप गन्ने की पत्तियों के अंदर इसकी खोज हुई थी। प्रथम स्थायी जो उत्पाद होता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, विस्तृत अध्ययन इसका हैच और स्लेक ने किया था। इसे डाई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक चक्र भी इसे कहा जाता है। C4 प्लांट्स के उदाहरण है मक्का, बाजरा, गन्ना, ये एक बीजपत्री प्लांट के अंदर है। मक्का, बाजरा और गन्ना ये एक बीजपत्री प्लांट है तथा अमरैंथस तथा यूफोर्बिया द्विबीजपत्री पादप है जिनके अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। C4 साइकिल वाले जो पौधे हैं उन पौधों की पत्तियों के अंदर क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है, क्रेंज शारीरिकी इनके अंदर पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनकी पत्तियों में, पर्णमध्योतक कोशिकाएं और पूलाचत कोशिकाएं। पर्णमध्योतक कोशिकाएं और पूलाचत कोशिकाएं, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। पर्णमध्योतक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर हरित लवक होता है, छोटा और सुविकसित हरित लवक इनके अंदर पाया जाता है, ग्रेना युक्त होता है और इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया इनके अंदर होती है। जबकि पूलाचत कोशिकाओं में श्रवणपूल के चारों ओर जो माइलिन शीथ है वो इसके अंदर पाई जाती है। CO2 का स्थिरीकरण होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया इसके अंदर होती है। C3 साइकिल होता है, यहाँ पर कौन सा साइकिल होता है, C3 साइकिल। C4 प्लांट्स की पूलाचत कोशिकाओं में C3 साइकिल होता है, जबकि नॉर्मल प्लांट की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्या होता है, C3 साइकिल होता है, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर पूलाचत कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, C3 साइकिल होता है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पे CO2 का स्थिरीकरण भी इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होता है। इनका जो हरित लवक होता है वो बड़ा और ग्रेना विहीन होता है। जो पूलाचत कोशिकाएं होती है उनके अंदर हरित लवक क्या होता है, बड़ा होता है और ग्रेना नहीं होती है उनके अंदर, जबकि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक छोटा और सुविकसित होता है। यहाँ पर प्रथम CO2 जो ग्राही है वो पैप होता है, पैप फास्फोइनोल पाइरुवेट, 3 कार्बन वाला फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है जो कि CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं का निर्माण करता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फिर मैलिक एसिड में बदलता है और मैलिक एसिड जो है वो पाइरुविक एसिड के अंदर बदलता है। तो C4 साइकिल के अंदर बात करें, प्रथम CO2 ग्राही फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है 3 कार्बन वाला। प्रथम स्थायी उत्पाद CO2 ग्रहण करने के बाद में जो पहला उत्पाद बनता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। जो कार्बोक्सिलेशन का जो स्थान होता है वो मेसोफिल सेल्स होती है। जो प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन का स्थान जो है वो कौन सा होता है, मेसोफिल सेल्स होती है। मक्का, ग्वार, बाजरा, एक बीजपत्री प्लांट्स और द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर एमेरैंथस और यूफोर्बिया है।
आरयूबीपी जो एंजाइम्स हैं वो पुलाचित कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है और इसी पुलाचित कोशिकाओं के अंदर आरयूबीपी एंजाइम की उपस्थिति के कारण केल्विन साइकिल होता है पुलाचित कोशिकाओं के अंदर। प्रकाशिक शोषण जो है वो इसके अंदर अनुपस्थित होता है। C4 प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश शोषण जो है वो अनुपस्थित होता है। C4 प्लांट्स के अंदर प्रकाश शोषण नहीं होता है। ये गर्म और शुष्क जलवायु के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। इनके अंदर क्रेंच शारीरिकी पाई जाती है। केल्विन साइकिल जो है वो इनके अंदर पुलाचित कोशिकाओं के अंदर होता है, बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर होता है। मैलिक अम्ल का जो निर्माण है इनके अंदर जो मैलिक अम्ल बनता है, मैलिक अम्ल वो मेसोफिल्स कोशिकाओं के अंदर बनता है। मेसोफिल कोशिकाओं में CO2 का जो स्थिरीकरण है वो पुलाचित कोशिकाओं के अंदर होता है। कार्बोक्सिलेशन इसमें जो है वो 2 बार होता है। कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है वो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। लेकिन जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कार्बोक्सिलेशन केवल एक ही बार होता है, केवल एक ही बार कार्बोक्सिलेशन होता है C3 प्लांट्स के अंदर। लेकिन C4 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया 2 बार होती है। फिर बात करते हैं केम साइकिल, केम क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इनके अंदर अगेव, यूका, अनानास, नागफनी, एकाइनिस, ये जो होते हैं वो केम प्लांट्स होते हैं। मार्शल और शुष्क जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनके अंदर होते हैं। इनके अंदर जो रंध्र होते हैं वो तिमिर सक्रिय होते हैं। तिमिर सक्रिय का मतलब रात्रि के अंदर खुले रंध्र होते हैं और दिन के अंदर ये रंध्र क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ये जो चक्र होता है वो पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर होता है। किनके अंदर होता है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर होता है केम साइकिल। इसमें भी पेप जो है वो प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रही होता है, प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल बनता है, मैलिक एसिड बनता है। ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल से मैलिक एसिड का जो निर्माण है वो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा होता है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का जो निर्माण है वो मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा होता है। इस साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है वो रात्रि के समय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। रात्रि जो कार्बोक्सिलेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन है वो किसके अंदर होता है, रात्रि के अंदर होता है। सॉरी, स्थिरीकरण जो है वो अपचयन होता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है वो रात्रि में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन है वो दिन के अंदर होता है। इस केम साइकिल के अंदर क्या होता है कि रात्रि के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बनिक अम्ल के रूप में एकत्रित होती है। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, यानी कार्बनिक अम्लों के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित हो जाता है। फिर दिन के समय पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उन कार्बनिक अम्लों से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो C3 साइकिल के अंदर ग्लूकोज के निर्माण में क्या आ जाती है, काम आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। प्रकाश शोषण के बारे में, फोटो रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है, ना ही ATP का निर्माण होता है। एक वेस्ट प्रोसेस होता है। एक क्या होता है, वेस्ट प्रोसेस होता है। वेस्ट प्रोसेस होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के कारण, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन इसके अंदर नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होती है, मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मुक्त होती है। केवल और केवल C3 प्लांट्स के अंदर होता है। केवल और केवल C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण होता है। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉरबर्ग का प्रभाव। वॉरबर्ग प्रभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश जो है